Hello everyone, welcome to IQ Civil's IS Academy. So today in this session I will be discussing on delimitation in 4 northeastern state. This is one of the very important issue for your civil services as well as APSC examination issue with respect to delimitation in 4 northeastern states. So first of all, Happy Independence Day to all of you and I hope आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रही होगी. तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2 पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में जो कि आपके एपीएससी के लिए एज वेल एज यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन जीएस पेपर 2 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. नाउ अब अगर हम बात करें सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया सेंटर को ऑन प्ली फॉर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज. सो देयर आर 4 स्टेट्स जिनसे रिलेटेड ये इशू है. सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इशूड notices to Ministry of Home Affairs, Law and Justice, Chief Election Commissioner on a plea seeking direction to conduct delimitation exercise in 4 northeastern state. अब ये delimitation है क्या? delimitation को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्शन क्या होता है. समझ में आ रहा है? As we all know that India is a democratic country which is having parliamentary form of government. So election is the beginning of anything. Remember this thing. Election is the beginning of anything. Clear? That means if election is not done properly, all the subjects of like economy, ethics, governance, all the subjects will fail. Clear? So election क्या है? Election is the starting point of government and governance. इस तरह की डेफिनेशन सिंपल सी अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे. समझ में आ रहा है? इलेक्शन क्या है? व्हाट इज इलेक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट. ये याद रखिएगा. सो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एज ए सिविल सर्वेंट और बीइंग अ सिविल सर्वेंट क्या कहते हैं? सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं? दे मैनेज इलेक्शंस एट ग्राउंड लेवल. समझ में आ रहा है? एंड इलेक्शन के लिए एक बॉडी है दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. दे प्रिसाइजली सुपरवाइजेस द इलेक्शंस. So in our constitution with respect to election from article number 324 to article 329 it is given in part 15th of our constitution of Indian constitution. समझ में आ रहा है? तो आज हम बात करेंगे इलेक्शन डिलिमिटेशंस की, डिलिमिटेशन कमीशन की. क्या इशू है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, ये सारी चीजें. क्लियर? सो ये जो पार्ट 15 है इलेक्शन कमीशन का, दैट इट क्रिएट्स ओनली फ्रेमवर्क. समझ में आ रहा है? दैट मींस डिटेल्स आर इन लॉज ओनली. सारी डिटेल्स कहां पर होती हैं? लॉज में होती हैं. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. सो अगर हम इंडिया का अगर केस समझे, वी आर स्टिंग अ यंग डेमोक्रेसी. इंडिया क्या है? आज भी अभी यंग डेमोक्रेसी है. 75 ईयर्स ही हुए हैं. What do you understand by young democracy? If अगर यूपीएससी ने पूछा what is young democracy, what you are going to write then? Remember one thing, 10% of democracy is in book, 80% democracy, 80%, समझ में आ रहा है? 80% of democracy is scattered here and there and remaining 10% yet to happen. समझ में आ रहा है? रिमेनिंग 10% कौन से होते हैं? इलेक्शंस. क्लियर?
अब 2019 इलेक्शन की अगर हम बात करें, जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, सेंट्रल इलेक्शन जिसे हम बोलते हैं, मेन इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, क्यों इंपॉर्टेंट है 2019 का इलेक्शन? 2000 remember one thing, 2019 का इलेक्शन was the first election in India which was very important. Why? Because 2019 election was the first election where photograph of the candidate is on EVM. EVM पर याद रखिएगा कैंडिडेट की फोटोग्राफ हुआ करती थी, समझ में आ रहा है? And 2019 election was the first election in which third generation EVM is used. Clear? ये याद रखिएगा. So basically in every election there are some new things which are happening after every 5 years. That is why India is also called as young democracy. We need to understand this. So from every elections we learn so many new things. समझ में आ रहा है? हमें बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत भी है इलेक्शन से. क्लियर? तो ये सारी इंपॉर्टेंस है इलेक्शन की, वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो नाउ अब हम बात करेंगे डीलिमिटेशन की. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर एंड नागालैंड एज पर आरपीए एक्ट 1950. अब जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं जीएस पेपर 2, वहां पर दो एक्ट के बारे में आप पढ़ें. आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950. RPA, that means Representation of People Act 1951. What is the difference between these two acts? Difference. अब इसमें डिफरेंस क्या है इन एक्ट्स में? We need to understand this. Clear? अब याद रखिए, इलेक्शन से पहले के जो भी प्रोसेस होते हैं वो कहां लिखे गए? आरपीए एक्ट 1950 में. इलेक्शन के बाद जितने प्रोसेस होंगे और ड्यूरिंग द इलेक्शन, दैट इज गिवन अंडर आरपीए एक्ट 1951. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आरपीए एक्ट 1950 एंड 1951. रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो इलेक्शन इज वन ऑफ द, we can say it is one of the feature of our constitution, or you can say it is one of the feature of our political system. Election, the process or procedure of election, or the, you can say the provision of election is there in our constitution. So election किस लिए होता है? To have a free and fair process. तो main need क्या है? Free and fair election. समझ में आ रहा है? Now what do you understand by to have free and fair election? फ्री का मतलब क्या है? वोट एट योर विल. जब भी आप पॉलिटी पढ़ें, हर एक वर्ड को डिकोड करिए. एक एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए पॉलिटी का. समझ में आ रहा है? सो वोट एट योर विल. क्लियर? दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर? क्लियर? अब फेयर इलेक्शन क्या होता है? द वन हु वोट फॉर, वन हु विन्स. फेयर इलेक्शन मीन्स द वन who vote for and the one who wins. Clear? So free and fair election should not only be done but also should be seen. दिखने भी चाहिए. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. So अब free and fair election होंगे, इसका फायदा क्या है? Now we need to understand this. What is the purpose of free and fair election? What is the purpose of free and fair election? We need to understand this. It gives confidence and faith. दो चीजें ये प्रोवाइड करता है, that is confidence and faith. Because large number of people, they are creep, but there are some people who have faith in our system. समझ में आ रहा है? So that is why we have faith in election body. Clear? ये याद रखिए. तो basically the main objective of election is free and fair. Election should be free and fair. ये याद रखिएगा.
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब इसकी शुरुआत कहां से होती है, मैंने अभी आपको बताया पार्ट 15 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 15 फ्रॉम आर्टिकल नंबर 324 टू आर्टिकल 329। क्लियर? सो आर्टिकल 324 किस चीज की बात करता है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 324। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन, कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, इलेक्शन की बॉडी, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन। समझ में आ रहा है? सो फ्रॉम आर्टिकल 325 टू 329 ये क्या कहते हैं आर्टिकल? अब आज मैं इसमें आपको पूरा इलेक्शन समझा दूंगा। आर्टिकल 325 टू आर्टिकल 329 ये आर्टिकल किस बारे में बात करते हैं? दीज आर 5 पिलर्स टू कंडक्ट इलेक्शंस, 5 पिलर्स टू कंडक्ट इलेक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? सो दीज आर 5 प्रिंसिपल्स, बेसिकली 5 principles to, so there are 5 principles of election whenever they are conducted. so ये 5 articles जो है from article 325 to 329 यही याद रखिएगा 5 principles हैं। these are the essence of election, essence of election। so from article 325 to 329 these are essence of election। अब कैसे, आप में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। अब एपीएससी में क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे पूछ दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है। क्लियर? देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल सफरेज ये क्या होता है ये बताइए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कैसे करना है? सो देयर आर 5 पिलर्स। 5 पिलर्स क्या है? फ्रॉम आर्टिकल 325 टू 329। सिंपल वे में चीजों को समझो तभी आंसर लिख पाओगे। क्लियर? सो आर्टिकल 325 क्या कहता है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 325। सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। क्लियर? आर्टिकल 326 क्या कहता है? आर्टिकल 326 वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात करता है प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट सफरेज, प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट सफरेज। अब आप सोचेंगे कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बात कर रहा है यूनिवर्सल सफरेज की, दूसरा बात कर रहा है एडल्ट सफरेज। अब आप में से ज्यादातर लोग इन दोनों को ही सेम समझते हैं, दोनों का मतलब डिफरेंस है। यूनिवर्सल सफरेज मींस दिस इज यूनिवर्सल टू ऑल द पीपल्स। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? फॉर ऑल द पीपल्स, टू ऑल पीपल। समझ में आ रहा है? सो व्हाट एग्जैक्टली इज सफरेज देन? यूनिवर्सल का मतलब क्या है? टू ऑल पीपल। सफरेज का मतलब क्या है? याद रखिए, काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। नो, सफरेज का मतलब होता है राइट ऑफ अ पर्सन दैट देयर ओपिनियन विल बी कंसीडर्ड। राइट टू वोट मतलब नहीं है। प्रीलिम्स में यही एक स्टेटमेंट आ जाएगा, सफरेज मींस राइट टू वोट। आप में से ज्यादातर लोग उसे करेक्ट मार्क कर देंगे। यूपीएससी हमेशा अप्रोप्रिएट आंसर की बात करती है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हमेशा अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर होते हैं। तो सफरेज का मतलब क्या है? सफरेज का मतलब याद रखिएगा, इट डज नॉट मीन्स राइट टू वोट। सफरेज का मतलब होता है राइट ऑफ अ पर्सन दैट देयर ओपिनियन शैल बी कंसीडर्ड और विल बी कंसीडर्ड। समझ में आ रहा है? सो व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन, इट इज माई राइट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव। जब भी ये इलेक्शन से रिलेटेड होगा, सो इट इज माई राइट, इट इज इंडिविजुअल्स राइट टू चूज अवर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? सो इट इज द राइट ऑफ एवरी पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर और इलेक्ट्रल रोल जिसको कहा जाता है, ये हर इंसान का राइट है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। तो इलेक्ट्रल रोल और एज ए वोटर, तो इलेक्ट्रल रोल क्या होता है? याद रखिएगा, इलेक्ट्रल रोल कहा जाता है लिस्ट ऑफ वोटर्स।
आप में से इन सभी चीजों, इलेक्ट्रल रोल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लिस्ट ऑफ वोटर्स, लिस्ट ऑफ वोटर्स। क्लियर? सो वंस आई एम रजिस्टर्ड, आई एम अ वोटर। क्लियर? ये याद रखिएगा। सो वोटिंग कैन बी इन मैनी और एनी फॉर्म। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। सो द मोडेलिटी ऑफ अ वोटिंग इज राइट टू वोट। मोडेलिटी, मोडेलिटी ऑफ अ वोटिंग इज राइट टू वोट, उसको कहते हैं राइट टू वोट। तो डिफरेंस आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। सफरेज क्या है? सफरेज इज माई राइट दैट आई कैन वोट। समझ में आ रहा है? तो आज मोडेलिटी क्या है? राइट टू वोट क्या है? टुडे मोडेलिटी इज प्रेसिंग अ बटन, उसको हम बोलेंगे मोडेलिटी। आज मोडेलिटी क्या है? टुडे मोडेलिटी इज प्रेसिंग अ बटन। क्लियर? 20 years back modality was stamping, it was stamping. Clear? So suffrage gives us a right to vote. तो overall अगर हम देखें, suffrage, suffrage gives us right to vote. Remember this thing. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। क्लियर? ध्यान रखिए। सो राइट इज नॉट अबाउट वॉट यू हैव, इट इज दैट वॉट कैन नॉट बी टेकन अवे। राइट वो है जो आपसे आपकी छीनी नहीं जा सकती। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो राइट टू लाइफ इज नॉट दैट समवन गिव्स यू अ लाइफ, नो, बट इट इज दैट राइट इट कैन नॉट बी टेकन अवे। राइट टू लाइफ क्या है? कि वो आपसे आपकी छीनी नहीं जा सकती। इसका मतलब ये नहीं किसी ने आपको दी है, नो। समझ में आ रहा है? ये मतलब होता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में राइट का। आप में से ज्यादातर लोगों का बेसिक्स क्लियर नहीं होता, इसीलिए कठिनाई आती है चीजों को समझने में। समझ में आ रहा है? एंड दैट इज वाई आर्टिकल 325 हमसे क्या कहता है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आर्टिकल 325 जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल सफरेज का, ये क्या कहता है? दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड एज बीइंग रजिस्टर्ड एज वोटर। मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग अपने नोट्स में लिख लें। नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड एज बीइंग रजिस्टर्ड एज वोटर। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल राइट की अगर हम बात कर रहे हैं, मनरेगा इज अ राइट। अब यूपीएससी ने लिख दिया मनरेगा इज अ राइट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए, मनरेगा इज अ राइट। दीज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्लियर? ये याद रखिएगा। तो कोई भी वोटर किसी को भी रेस, रिलीजन, कास्ट, किसी बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेट किया नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। क्लियर? तो आर्टिकल 325 मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 326 भी बता देता हूं, एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज। अब आर्टिकल 326 बात करता है एडल्ट सफरेज के बारे में। एडल्ट सफरेज, अब ये है क्या? अब एडल्ट सफरेज बात करता है, वर्ड एडल्ट इज हियर। क्लियर? सो नो पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 years shall be disqualified for the registration as a voter। जो 18 साल का हो चुका है वो रजिस्टर हो सकते हैं एज ए वोटर। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। क्लियर? ये याद रखिए। सो आर्टिकल 326 बात करता है एडल्ट सफरेज की। सो अब इलेक्शन के लिए दो एक्ट हैं, आरपीए 1950, आरपीए 1951। वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। अब आरपीए 1950 और 51 में है क्या? ऑल द एक्टिविटीज विच आर प्लेस्ड बिफोर इलेक्शन, ऑल
एक्टिविटीज विच आर प्लेस्ड बिफोर इलेक्शन, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां पर है? आरपीए 1950। क्लियर? नाउ आरपीए 1951 क्या कहता है? इलेक्शंस, एक्टिविटीज आफ्टर इलेक्शन, एक्टिविटीज आफ्टर इलेक्शन। सिंपल सी चीज, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ वोटर किस में आएगा? आरपीए एक्ट 1950, वो इलेक्शन से पहले होता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ वोटर, वो भी इलेक्शन से पहले होता है, आरपीए एक्ट 1950। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें बिफोर इलेक्शन प्रोसेस है, ये याद रखिएगा। क्लियर? सो आरपीए एक्ट क्या है? आरपीए एक्ट 1950 टू एंश्योर द कंडक्ट ऑफ फ्री फेयर इलेक्शंस इन एन इम्पार्शियल मैनर। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्ट 15 दिया है, आर्टिकल 324 टू 329, जो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लॉज बनाए इलेक्ट्रल प्रोसेस से रिलेटेड। इसीलिए आप देखेंगे आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि क्या है? वॉच डॉग है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हमारे देश में। सो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। समझ में आ रहा है? और इसी कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951, ये याद रखिएगा। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए इन दिस सेशन we will cover RPA 1950 and then 1951. Clear? Now try to understand, background से समझने की कोशिश किया करो हर चीज को। जब भी आप न्यूज पढ़ते हैं हमेशा चीजों को बैकग्राउंड से समझने की कोशिश करें। अब आर्टिकल 325 मैंने बताया, 326 बताया, 327 भी बताया। क्लियर? तो ऐसे ही सारे एक्ट आपको बताते जाऊंगा, सारे आर्टिकल्स बताता जाऊंगा। बैकग्राउंड क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो कि आर्टिकल नंबर 325 बात करता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या है? इंडिपेंडेंस के बाद उस समय जरूरत थी एक जनरल इलेक्शंस को होल्ड करने की, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लानी थी। किस बेसिस पर? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पर। सो आर्टिकल 325 एंड 326 आर कनेक्टेड विद ईच अदर। So Article 325 talks about universal suffrage, which provides that no person be ineligible for inclusion in or claim to be included in special electoral roll on the grounds of race, religion, caste or sex. तो बेसिकली आर्टिकल 325 किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता। समझ में आ रहा है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इट इज द राइट टू वोट ऑफ ऑल एडल्ट सिटीजन्स, clear, regardless of wealth, income, gender, social status, clear, ethnicity, subject to any or subject to only minor exceptions. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एनआरआई के लिए एक्सेप्शंस हैं, कुछ प्रॉक्सी वोटर्स जो होते हैं, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो बेसिकली आर्टिकल 325 बात करता है यूनिवर्सल सफरेज, और मैंने आपको एक एक मीनिंग बता दिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जिसने काम शुरू किया 26 नवंबर 1949, विच इज ऑल्सो अ डे ऑफ जिस दिन हमारा संविधान बन गया था 26 नवंबर, और एनफोर्स कब हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपब्लिक डे। तो ये जो एक्ट है ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये एक्ट प्रोवाइड करते हैं, आरपीए एक्ट 1950, आरपीए एक्ट 1951, ये प्रोवाइड करते हैं लीगल फ्रेमवर्क, किस तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट करना है। पार्लियामेंट ने पास किया आरपीए एक्ट 1950, देन आरपीए एक्ट 1951, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट एक्ट आया इलेक्शन से रिलेटेड जिसकी हमें मेन चर्चा करनी है, दैट इज डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002। समझ में आ रहा है? डिलिमिटेशन, now try to understand, for the purpose of first general elections to Lok Sabha and Vidhan Sabha, पहला डिलिमिटेशन ऑर्डर इशू किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, किससे कंसल्ट कर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके, विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इन अगस्त 1951। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आर्टिकल 327 एंड 328 क्या है।
आर्टिकल 327। अब इलेक्शन में पार्लियामेंट की क्या पावर होती? पावर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। आर्टिकल 328 बात करते हैं पावर ऑफ स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 327 जो है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू प्रोवाइड बाय लॉ फॉर द रेगुलेशन ऑफ ऑल इलेक्शंस, की एक कोई लॉ लाया जाए जो सारे ही इलेक्शंस को रेगुलेट करेगा। दैट इज बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एज वेल एज प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्लियर? ये सारी राइट्स किसको दी गई है? पार्लियामेंट को, कि आप ऐसा एक कोई लॉ लाएं जिनसे इलेक्शंस को रेगुलेट किया जाए। क्लियर? अब इलेक्शन समझ में आ रहा है? अब इलेक्शन, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन। एक होते हैं जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, देन दूसरे होते हैं मिड टर्म इलेक्शन, एंड तीसरे होते हैं बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन। समझ में आ रहा है? सो नाउ अब इलेक्शन में याद रखिएगा there are 3 types. Clear? So now try to understand RPA Act 1950 and 51. Clear? And then एक तीसरा जो एक्ट है दैट इज डिलिमिटेशन एक्ट। डिलिमिटेशन एक्ट टॉक्स अबाउट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं आरपीए एक्ट, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन, जनरल, मिड टर्म, बाय इलेक्शन। क्लियर? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड डिलिमिटेशन एक्ट के बारे में समझो। अब आर्टिकल 327 क्या कहता है? याद रखिएगा 327 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट, 328 बात करता है पावर ऑफ स्टेट। So Article 328 empowers the state legislature to provide by law for the regulation of all, that is we can say local elections also, like पंचायत इलेक्शन। समझ में आ रहा है? कि आप भी रेगुलेशन बनाएं इलेक्शन से रिलेटेड टू बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। समझ में आ रहा है? एंड आप ऐसे लॉज बनाए जो पार्लियामेंट के लॉज, जो भी पार्लियामेंट ने लॉज बनाए उसको ओवरराइड नहीं करेंगे। मतलब स्टेट के पास भी पावर है कि वो स्टेट इलेक्शंस के लिए, पंचायत इलेक्शंस के लिए याद रखिएगा लॉज बना सकते हैं आर्टिकल 328 में, कि किस तरीके से इलेक्शंस को रेगुलेट करना है। बट स्टेट के लॉज ऐसे होने चाहिए ताकि पार्लियामेंट के लॉज को वो ओवरराइड ना करें। समझ में आ रहा है? सो दैट मीन्स आरपीए कैन नॉट बी वायलेटेड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट, रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट कैन नॉट बी वायलेटेड। अगर आरपीए किसी भी चीज पर साइलेंट है, इफ आरपीए इज साइलेंट ऑन एनी लॉ, क्लियर, देन स्टेट कैन मेक लॉ। तब स्टेट कोई भी लॉ बना सकती है। अगर आरपीए एक्ट किसी भी चीज, अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रोविजन है जो आरपीए में नहीं दिया गया तो स्टेट उस बेसिस पर लॉ बना सकती है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। नाउ अब हम बात करेंगे आर्टिकल 329 की। ये भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, आर्टिकल 329। अब आर्टिकल 329 क्या कहता है? आर्टिकल 329 इज इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में, ए एंड बी, सब क्लॉज बी एंड सब क्लॉज ए। समझ में आ रहा है? आर्टिकल 329 कहता है दिस प्रोहिबिट्स कोर्ट ऑफ लॉ, प्रोहिबिट्स कोर्ट ऑफ लॉ from interfering in delimitation exercise। ये याद रखिएगा।
आर्टिकल 329 सब क्लॉज ए कहता है कि कोर्ट ऑफ लॉ इंटरफेयर नहीं कर सकता डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में। समझ में आ रहा है? आर्टिकल 329 सब क्लॉज बी हमसे कहता है इट प्रिस्क्राइब्स दैट इलेक्शन dispute petition may be filed before such an authority clear before such an authority in such a manner as provided by law मेड बाय पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 329 ये कहता है कि कोर्ट ऑफ लॉ इंटरफेयर नहीं करेंगे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में। आर्टिकल 329 सब क्लॉज बी कहता है कि अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट होता है दैट इट प्रिस्क्राइब्स दैट इलेक्शन डिस्प्यूट पिटीशन इट मे बी फाइल्ड बिफोर सच एन अथॉरिटी इन सच अ मैनर, जो कि लॉ बनाया हो पार्लियामेंट में। तो इसी हिसाब से आरपीए एक्ट 1951, इसीलिए आरपी एक्ट दिया गया 1951। ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? ये एक्ट बात करता है इलेक्शन डिस्प्यूट से रिलेटेड। एन इलेक्शन डिस्प्यूट क्लियर पिटीशन कैन बी फाइल्ड बिफोर concerned high court after completion of election process। क्लियर? तो अब आर्टिकल 329 बी सब क्लॉज जो कहता है कि अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट है तो जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उसके थ्रू फाइल किया जा सकता है। तो आरपी एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है 1951, जो कहता है कि अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट पिटीशन है इसको फाइल किया जाना चाहिए हाई कोर्ट में, कंसर्न हाई कोर्ट, जब इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। दैट मींस ड्यूरिंग द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। अब याद रखिएगा हाईकोर्ट में पिटीशन कब फाइल की जाएगी? जब इलेक्शन कंप्लीट इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगी। अगर कोई भी इशू है दैट मींस ड्यूरिंग द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस इट इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन एक, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन के टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, सारा कंट्रोल किसका होगा? इलेक्शन कमीशन का। उस टाइम पर हाई कोर्ट में कोई भी पिटीशन फाइल की नहीं जा सकती। समझ में आ रहा है? ये था सिंपल से वर्ड में आर्टिकल 329 जो हमसे बात करता है डिलिमिटेशन की। क्लियर? तो पहला जो सब क्लॉज है जो बात करता है डिलिमिटेशन में कोर्ट ऑफ लॉ का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। सेकंड में इलेक्शन डिस्प्यूट अगर कुछ है तो वो पिटीशन उस लॉ के अंदर जाएगी जो पार्लियामेंट ने बनाया है, और इसके लिए आरपी एक्ट 1951 है। और ये सारी चीजें इलेक्शन के बाद, तो आरपी एक्ट लागू होता है इलेक्शन के बाद। याद रखिएगा फाइल किया जा सकता है पिटीशन कहां पर? हाई कोर्ट में। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे व्हाट आर दी रिप्रेजेंटेशन, व्हाट आर दी प्रोविजंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। तो 1951 तो मैंने आपको बता दिया, विच इज रिलेटेड टू डिस्प्यूट। ओके, सो 1950 में मतलब थिंग्स बिफोर इलेक्शन, थिंग्स और एक्टिविटीज बिफोर इलेक्शन। क्लियर? सो प्रोविजन क्या है? आरपी एक्ट 1950 इट लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल्सो, कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी का। अब आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए, आर्टिकल 329 सब क्लॉज ए कहता है कि
329 सब क्लॉज ये कहता है कि कोर्ट ऑफ लॉ का इंटरफेरेंस नहीं होगा डीलिमिटेशन एक्सरसाइज में। आरपी एक्ट 1950 कहता है, अब डीलिमिटेशन तो पहले ही होगा इलेक्शन से, तो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक प्रोविजन है किसका, आरपी एक्ट 1950। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल, कितनी सीट कैसे एलोकेट करना है ये लोकसभा की एंड असेंबलीज एंड legislative councils of state. Clear? And this act also lays down the procedure of preparation of electoral rolls. That means list of voters हमेशा election से पहले ही prepare होगी। electoral rolls बोलते हैं list of voters, और किस तरीके से फाइल करनी है सीट्स, ये सारी चीजें इलेक्शन से पहले, इसीलिए पार्ट है किस चीज का, आरपी एक्ट 1950। Then it lays down the procedure और it lays down the qualification of voters, ये भी इलेक्शन से पहले, तो इसीलिए पार्ट है 1950। तो अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया, 1950 वाले एक्ट, आरपी एक्ट 1950 में वो चीजें, वो एक्टिविटीज आएंगी जो इलेक्शन से पहले होती हैं। अब जो चीजें नहीं दी हुई है, मान लीजिए यूपीएससी ने कोई नई चीज पूछ ली, तुम्हें तुरंत कॉमन सेंस लगाना है कि ये तो इलेक्शन से पहले होता है, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, 1950। सिंपल सी चीज, यही चीजें कॉमन सेंस यूपीएससी देखता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्लियर? नाउ डीलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये कॉन्फर्ट करते हैं पावर कि अमेंड किए जाएं ऑर्डर्स डीलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और प्रेसिडेंट कब ये ऑर्डर देगा, जब प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। फॉर एग्जांपल इन लोकसभा there is a reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes which is related to delimitation commission. Then election commission of India has the power to determine the constituencies जो कि रिजर्व्ड हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो डिटरमाइन करें कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो कि रिजर्व्ड है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, कौन से स्टेट्स में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। अब डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, आर्टिकल 82 आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 82 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट लॉ के द्वारा, याद रखिएगा, इनेक्ट कर सकते हैं डीलिमिटेशन एक्ट को आफ्टर एवरी सेंसस। सेंसस कब होता है, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। समझ में आ रहा है? तो जब, याद रखिएगा, सो आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, तो जब ये चीज लागू हो जाए तब एक्ट को कैसे चलाना है या कैसे कमीशन बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिमिटेशन कमीशन बनाएगी। तो पहले एक्ट लाया जाएगा, देन एक्ट के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी, डीलिमिटेशन कमीशन। तो ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है ये क्या करते हैं, ये डिमार्केट करते हैं बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर प्रोविजन ऑफ डीलिमिटेशन एक्ट। समझ में आ रहा है? इस कमीशन का काम क्या है, बाउंड्रीज को डिमार्केट करना, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उनकी बाउंड्रीज को डिमार्केट करना। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। क्लियर? तो डीलिमिटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी केस में, इसी सेंस में। समझ में आ रहा है? तो अगर हम बात करें प्रेजेंट डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो कि किया गया था 2001 के सेंसस पर, और जिसमें एक एक्ट लाया गया डीलिमिटेशन एक्ट 2002 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो डीलिमिटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 82। समझ में आ रहा है? तो अब डीलिमिटेशन एक्ट आया 2002 में, किस बेसिस पर आएगा, सेंसस के बेसिस पर आएगा। क्लियर? सो नाउ डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब अगर हम बात करें डीलिमिटेशन ऑफ एक्ट आया कब, 2002 में, एंड ये ऑर्डर कब बना, ये जो एक्ट आया ये ऑर्डर कब बना, 2008 में, 2008 में। सो नाउ बेस्ड ऑन 2008 डिजाइन फ्रॉम 2001 सेंसस टिल 2006। समझ में आ रहा है? दैट मींस जो ये एक्ट आया शुरुआत हुई इसकी 2008 से, और ये डिलिमिटेशन किस पर बेस्ड है, 2001 के सेंसस पर बेस्ड है, और ऐसा ही कब तक चलेगा, 2026 तक। समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज स्पेसिफिकली अमेंडेड इन 2002।
तो ये जो एक्ट है इसको अमेंड किया गया था 2002 में, नॉट टू हैव डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टिल फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। तो अब इस डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में याद रखिएगा, इसमें ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि 2026 तक इसमें कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। नाउ इलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन और डिजाइन्ड ऑन 2008 delimitation act enforcement, clear, till 2026 election। that means प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है ये किस बेसिस पर आई हैं, 2001 के सेंसस पर बेसिस पर आई हैं, और ये कंटिन्यू रहेंगी टिल 2026 तक। समझ में आ रहा है? तो अभी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो किस पर बेस्ड हैं, याद रखिएगा 2001 के सेंसस पर बेस्ड हैं। क्लियर? तो बेसिकली डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। For delimitation exercise, पार्लियामेंट enact किया, पार्लियामेंट enacts an act called as delimitation act। क्लियर? तो पार्लियामेंट इस एक्ट को टाइम टू टाइम क्या करती रहती है, एनेक्ट करती रहती है। और ये क्यों इनेक्ट किया जाता है टाइम टू टाइम? सो दैट टू एंश्योर द प्रिंसिपल, इस एक्ट को एनेक्ट करना टाइम टू टाइम, उसके लिए पार्लियामेंट को क्या करना होता है, एक प्रिंसिपल को एंश्योर करना होता है जिसका नाम होता है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। पार्लियामेंट को इस प्रिंसिपल को इंश्योर करने के लिए वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू टाइम टू टाइम डिलिमिटेशन एक्ट को क्या करना पड़ता है, याद रखिएगा, एनैक्ट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। क्लियर एवरीवन? तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम आरपीए एक्ट की अगर हम बात करते हैं 1950, इसमें इस एक्ट में कुछ शेड्यूल्स दिए गए हैं। फर्स्ट शेड्यूल बात करता है कि कैसे एलोकेट करनी है सीट्स लोकसभा के लिए। सेकंड शेड्यूल बात करता है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। थर्ड शेड्यूल बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। एंड फोर्थ शेड्यूल बात करता है लोकल अथॉरिटीज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो ये चार शेड्यूल्स हैं आरपीए 1950 एक्ट में। क्लियर? तो अब मैं नॉर्थ ईस्ट के चार स्टेट्स की बात कर रहा था, ये इशू अभी क्यों आया? अब एक सेक्शन आ गया था 2008 में जिसको कहा जाता है सेक्शन 8A ऑफ आरपीए एक्ट 1950। इस एक्ट में क्या था, प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इन दीज फोर स्टेट्स। प्रेसिडेंट ऑर्डर दे सकते हैं डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की इन चार स्टेट्स में, बट अभी तक कोई भी ऐसी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं हुई है नॉर्थ ईस्ट के इन चार स्टेट्स में लास्ट 50 इयर्स से। बहुत सारे रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है कि नॉर्थ ईस्ट में पीस नहीं है, पीस एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। देन इंसर्जेंसी इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न। तो इसलिए याद रखिए सेंटर ने इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में याद रखिए डीलिमिटेशन नहीं किया गया। अब एक ऑर्डर आया था 2020 में विच वॉज ओनली लिमिटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर का जब हो सकता है तब नॉर्थ ईस्टर्न वाले बोलते हैं कि भाई हमारे यहां तो वहां से अच्छी सिचुएशन है, हमारे यहां भी कर दीजिए डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन है क्या? It means the process of fixing limits or boundaries of territorial constituencies in a state that has legislative body। जहां पर legislative body है तो उनकी boundaries territorial constituencies को fix करना। समझ में आ रहा है? तो basically बात शुरू हुई, याद रखिएगा, delimitation की। क्लियर? अब delimitation याद रखिए कमीशन जो है they have the force of law, they cannot be challenged before any court। इनको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट ऑफ लॉ में। अब डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो आया 2002 का,
इसमें कहा गया डिलिमिटेशन कमीशन विल हैव 3 मेंबर्स, इसमें 3 मेंबर्स होंगे। 2002 के एक्ट में आया डिलिमिटेशन कमीशन में 3 मेंबर्स होंगे। एक होगा सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज ए चेयरपर्सन, दूसरा होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और तीसरा कौन होगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो ये 3 लोग होंगे। अब आर्टिकल 82 हमसे क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो डिलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट करे आफ्टर एवरी सेंसस। बट 2001 में क्या कर दिया गया कि अब 2001 में जो सेंसस आया उस बेसिस पर डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, उसी बेसिस पर बाउंड्रीज आएंगी टिल 2026। समझ में आ रहा है? अब आर्टिकल 170 भी रिलेटेड है। आर्टिकल 170 कहता है कि स्टेट्स भी डिवाइडेड होते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। तो आज चीजें चेंज हो गई है, 2001 का सेंसस और आज है 2022। क्लियर? नाउ तो न्यूज क्या थी, अभी रिसेंटली जो न्यूज थी कि पिटीशन फाइल की गई। पिटीशन किसने फाइल की? डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी ने, और इन्होंने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की और कहा कि डिलिमिटेशन जो है नहीं हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लास्ट 50 ईयर्स से। अब ये जो स्टेट्स हैं, these states have selectively been denied delimitation। इन स्टेट्स में डिलिमिटेशन हमेशा डिनाई किया गया है, बाकी डिलिमिटेशन पूरे इंडिया में किया गया है। तो इससे क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की फंडामेंटल राइट जो है, जो गारंटी दी गई है फंडामेंटल राइट्स पूरे सिटीजन्स को, वो वायलेट हो रही है अंडर आर्टिकल 14 जो बात करता है इक्वालिटी की, राइट टू इक्वालिटी। ये इंडिविजुअल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों की वायलेट हो रही है। क्लियर? तो इसीलिए पिटीशन फाइल की गई। तो कहा गया कि इट इज ऑलरेडी बीन 2 डिकेड्स सिंस डिलिमिटेशन एक्ट आ चुका है 2002 में, जिसको अमेंड किया गया, और तभी से कोई भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? हमेशा बोल दिया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। एंड अगर हम देखें सिंस 2002 बहुत सारे पार्लियामेंट्री और स्टेट असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट किए गए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के। तो जब इलेक्शंस, पार्लियामेंट के स्टेट इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं तब तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती नहीं है, बट जब डिलिमिटेशन की बात आती है तब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्यों हर बार सरकार बोल देती। तो ये मुद्दा रखा गया है, इस बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। तो लीगल स्टेटस क्या है याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया भी था, डिलिमिटेशन कैरिड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन। ये कौन करेगा? एक इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन, और मैंने अभी आपको मेंबर्स बताए थे। क्लियर? देन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट इट्स ऑर्डर्स आर फाइनल एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इलेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स फाइनल होते हैं और उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। किस तरीके से डिलिमिटेशन कैरिड आउट किया जाता है? आर्टिकल 82 कहता है कि पार्लियामेंट इनेक्ट करेगा डिलिमिटेशन एक्ट को आफ्टर एवरी सेंसस, और जब एक्ट फोर्स में आएगा, दैट मींस जब एक्ट लागू हो जाएगा यूनियन गवर्नमेंट, तब एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड तीसरा होगा रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। समझ में आ रहा है? तो कमीशन का काम क्या होगा? इनका काम होगा कि वो डिटरमाइन करें नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस तरीके से ताकि पॉपुलेशन की जो सारी सीट्स है, दैट मींस ऑल द सीट्स ऑफ पॉपुलेशन शुड बी प्रैक्टिकेबल, ताकि सारी पॉपुलेशन, ताकि इंश्योर किया जा सके 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये प्रिंसिपल इंश्योर किया जा सके। सो कमीशन के पास ये भी टास्क होता है कि वो डिलिमिटेशन कमीशन ही आइडेंटिफाई करती है सीट्स कितनी होंगी रिजर्व, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की। समझ में आ रहा है? दीज आर वेयर, जहां पर इनकी पॉपुलेशन लार्ज है। तो इनकी लार्ज कहां पर है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन? नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। तो ये सारी चीजें की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सेंसस, एंड इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर ऑफ कमीशन, मेजॉरिटी का ओपिनियन प्रिवेल करेगा। मान लीजिए 3 मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देन
रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो अब इन तीनों के डिसीजन में अगर कोई भी ओपिनियन में डिफरेंस आया तो मेजॉरिटी का डिसीजन जो है प्रिवेल करेगा। अब नॉर्थ ईस्ट के कंसर्न क्या है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। लास्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी 2008, जब 2002 का एक्ट आया डीलिमिटेशन का, उसको लागू किया गया 2008 से। अरुणाचल, मणिपुर, आसाम एंड नागालैंड, इनको डीलिमिटेशन एक्सरसाइज से बाहर रखा गया। समझ में आ रहा है? सेंटर ने, याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंटर्स मूव टू क्लब द फोर विद जम्मू एंड कश्मीर। इन 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को जम्मू एंड कश्मीर के साथ रख दिया गया कि इन रीजन में क्या है, सबसे ज्यादा अनरेस्ट है। समझ में आ रहा है? नाउ अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई वर दीज 4 स्टेट्स लेफ्ट आउट इन 2002 टू 2008? क्यों इन्हें बाहर रखा गया? इसके पीछे रीजन है कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर एंड नागालैंड, यहां पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो गुवाहाटी हाईकोर्ट में गई थी 2002 से 2008 के बीच में, और उस समय उन ऑर्गेनाइजेशन ने चैलेंज किया था कि 2001 के सेंसस को यूज किया जा रहा है रेफरेंस के लिए। पहला ये रीजन था। दूसरा, आसाम से ऑल पार्टी डेलीगेशन मिलने गया था होम मिनिस्टर से और उनसे कहा डीलिमिटेशन is called off because NRC was yet to be updated। अभी NRC अपडेट करने की जरूरत है। तो इस टाइम पे आसाम से ये रीजन था। देन डीलिमिटेशन एक्ट अमेंड किया गया 2008 में, फरवरी 2008 में, और तब प्रेसिडेंट ने इशू किए थे कि डीलिमिटेशन को डिफर किया जाए इन 4 स्टेट्स में। बहुत सारी प्रॉब्लम, इंसर्जेंसी, इन सभी बेसिस पर रोक दिया गया। नाउ तो ये सारे इश्यूज थे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब कब रिज्यूम किया जाए डीलिमिटेशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। सो व्हेन डिड द गवर्नमेंट डिसाइड टू रिज्यूम डीलिमिटेशन? फरवरी 2020 प्रेसिडेंट कोविंद, रामनाथ कोविंद, जो कि अभी रिसेंटली हटे हैं और न्यू प्रेसिडेंट आ गई हैं, द्रौपदी मुर्मू। सो लास्ट प्रेसिडेंट कोविंद, इन्होंने क्लियर कर दिया था कि अब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होनी चाहिए इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तब कहा गया कि इट इज नोटेड दैट देयर हैड बीन रिडक्शन इन इंसर्जेंसी। तो किस बेसिस पर कोविंद साहब ने कह दिया कि अब डीलिमिटेशन को नॉर्थ ईस्टर्न, इन चारों स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डीलिमिटेशन कमीशन लागू होना चाहिए या डीलिमिटेशन किया जाना चाहिए? किस बेसिस पर कहा उन्होंने 2020 में? क्योंकि ऐसा पाया गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कि अब धीरे धीरे इंसर्जेंसी कम हो रही है और सिचुएशन धीरे धीरे कंड्यूसिव हो रही है डीलिमिटेशन को कैरी आउट करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, विल डीलिमिटेशन चेंज द नंबर ऑफ सीट्स इन दीज स्टेट्स? याद रखिएगा, नॉट इन द 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स देयर इज ए फ्रीज अंटिल 2026। डीलिमिटेशन नंबर ऑफ सीट्स चेंज नहीं करेगा, ये याद रखिए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो डीलिमिटेशन एक्ट आया 2002 का, उसमें कह दिया गया 2026 तक इनमें सीट्स में चेंजेस नहीं आएंगे। सारा किस बेसिस पर होगा? 2001 के सेंसस पर, कि लोकसभा में जितनी सीट्स हैं, असेंबली में जितनी सीट्स हैं, उनमें चेंजेस नहीं। डीलिमिटेशन बस क्या करेगा? डीलिमिटेशन रीड्रॉ करेगा बाउंड्रीज ऑफ द सीट्स इन ईच स्टेट। सिर्फ बाउंड्रीज ड्रॉ की जाएंगी हर स्टेट में सीट्स की, सो दैट, एंड डीलिमिटेशन काम करेगा, इट कैन रीवर्क द नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर एससी एंड एसटीज। एससी और एसटीज के लिए भी कौन? डीलिमिटेशन कमीशन। तो अब ये मुद्दा क्यों इतना ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में शुरू हो गया है? क्योंकि रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में 2021 में, 2020 से 21 के बीच में, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में सीट्स जो थी उन्हें इंक्रीज कर दिया गया 107 से 114। समझ में आ रहा है? विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज जम्मू रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। समझ में आ रहा है? तो इस बेसिस पर अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी आवाज उठा रहे। सो इंसिडेंटली, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1950 का जो लॉ है अमेंड किया गया 2008 में, और 1950 मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 वाज अमेंडेड इन 2008, जिसमें सेक्शन 8A इंट्रोड्यूस किया गया। और इस एक्ट ने, याद रखिएगा, अवॉइड कर दिया कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है फ्यूचर में, याद रखिएगा, इस एक्ट जो आया, सेक्शन 8A जो आया, इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। और बेसिकली इस एक्ट को क्यों लाया गया? टू अवॉइड द क्रिएशन ऑफ अनदर डीलिमिटेशन कमीशन इन फ्यूचर
फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज इन 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली इसलिए सेक्शन 8A को लाया गया, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। समझ में आ रहा है? वहां के कुछ लीडर्स भी परेशान है। सो डिस्कशंस काफी ज्यादा चल रही हैं सेंटर के साथ, ताकि ये जो लीगल एनोमली है इसको सॉल्व किया जा सके, जो डीलिमिटेशन प्रोसेस रुका हुआ है उसको फिर से लागू किया जा सके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। सो द पीपल ऑफ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे हैव बीन नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ द सेंटर एंड इलेक्शन कमीशन। समझ में आ रहा है? मेमोरेंडम्स आफ्टर मेमोरेंडम पास किए जा रहे हैं कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डिलिमिटेशन कमीशन को लागू किया जाए। तो इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स और ज्यादा बढ़ते जाएंगे आने वाले समय में। कहां पर? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जब तक जस्टिस नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर जब तक सरकार इमीडिएट एक्शन नहीं लेगी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पर, याद रखिए, तब तक जस्टिस, तब तक डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स इंटेंसिफाई होते जाएंगे। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली नाउ द क्वेश्चन हियर इज, फॉर हाउ लॉन्ग विल द पीपल ऑफ आसाम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दे विल वेट फॉर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज? कब तक वेट करेंगे? तो इसीलिए एक स्पोक पर्सन है डॉक्टर नैनी टी जोस, जो कि स्पोक पर्सन है तैनुस्पुन दुकुन, जो कि काउंसिल है अपातनी लैंग्वेज, जो कि स्पीकर्स हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो इनके स्पीकर ने बोला कि जो डिले हो रहा है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की हैं, जो काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। देन नागा पीपल फ्रंट लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है मणिपुर से, डॉक्टर लॉरहो एस फोजे, इन्होंने भी कहा कि जो एब्सेंस है प्रोपोर्शनेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बहुत सारी कम्युनिटीज से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और 50 साल हो गए इस चीज पर जस्टिस नहीं दी गई है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए याद रखिएगा, ऑन अ PIL पब्लिक लिटिगेशन सूट फाइल किया एक डिलिमिटेशन डिमांड कमिटी ने, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की है, और इनके पिटीशन फाइल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को काफी सीरियसली लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिए, इस मैटर को पूछा कि ये जो बाउंड्रीज हैं, कब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज हैं कब रीड्रॉ की जाएंगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ये जो 4 स्टेट्स हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इशूड किए ऑर्डर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लॉ मिनिस्ट्री को, इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर्स रिसेंटली। समझ में आ रहा है? तो पिटिशनर ने आर्ग्यू किया PIL में कि सेलेक्टिवली डिनाइंग डिलिमिटेशन टू सेड 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स व्हाइल सेम एक्सरसाइज कंडक्टेड इन रेस्ट ऑफ इंडिया, कि सिर्फ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डिनाई किया जा रहा है, बाकी पूरे इंडिया में हो रहा है। इससे हमारी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 जो है नॉर्थ ईस्ट के लोगों की वॉयलेट हो रही है। और जब भी फंडामेंटल वॉयलेट होगी तो किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पिटीशन। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो अब आगे का मसला, सुप्रीम कोर्ट की जो नेक्स्ट डेट है हियरिंग की, सितंबर 9 2022 को है नेक्स्ट हियरिंग होगी, अभी आफ्टर एक महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ। क्लियर? और वहां पर पूछा जाएगा कि व्हाई देयर इज सो मच डिले इन कंडक्टिंग डिलिमिटेशन ऑफ सीट्स। क्लियर? और फिर एक लीडर है प्यायांग, इन्होंने भी ये चीज पूछा, एंड जो बेसिस दिया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में पीसफुल सिचुएशन नहीं है, इंसर्जेंसी है, तो ये सवाल ये भी उठता है कि जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन को क्या किया गया? इनेक्ट किया गया। समझ में आ रहा है? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जब इलेक्शंस होते हैं तब तो कोई भी इंसर्जेंसी नहीं होती, तब तो सिचुएशन पीसफुल रहती है। तो जब डिलिमिटेशन की बात आती है तो ऐसा मिसकंसेप्शन क्यों बनाया हुआ है? सो इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस हैव बीन कंडक्टेड पीसफुली इन लास्ट 2 decades, clear, without any issue of law and order problem. So how is that a peaceful situation prevails for conducting elections but not for the delimitation exercise in same states? तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट हियरिंग जो होने वाली है सितंबर 9 2022 को, तो
अभी तक की जो कहानी थी इलेक्शन से रिलेटेड, जो भी कहानी थी डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द केस स्टडी विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे. तो अब डीलिमिटेशन पर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसी के बाद करंट से आएगी 10th ऑफ सितंबर को. क्लियर? तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें IQ सिविल्स IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल, एज वेल एज आप ज्वाइन कर सकते हैं इन सभी लेक्चर्स के नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को IQ सिविल्स IAS एकेडमी. थैंक यू सो मच.